Now the Newton law of motion and forces. So the thing is that whatever we have discussed earlier, in that cases we have not analyzed any kind of force. Only we analyze the motion, the acceleration, maybe the velocity and all this thing, displacement. But we do not consider any kind of cause behind the motion. So you know any kind of motion caused by force applied. Whenever there is an application of force, then only the motion is created. Either the motion getting stopped or the motion is basically initiated by it. So motion is basically initiated or generated or retarded or directly bring to the rest condition by application of force. Now in this Newton laws of motion and forces, what we will going to learn, हम लोग क्या क्या सीखेंगे, फोर्स के बारे में सीखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे, इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का, इम्पल्स क्या है, थर्ड लॉ भी क्या है, एंड कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, वो सब देखेंगे. फर्स्ट है फोर्स. फोर्स का जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही सोच समझ के मैं इस चीज को बनाया, जैसे थोड़ा सा उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, सब पॉइंट. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which either cause change in the configuration, comma change in the motion, or it tends to cause change in the motion. उसका मतलब क्या है, क्यों मैं ये तीनों अलग अलग चीज को एक साथ लिखा हूं. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि फोर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग बोलते थे जिसको हम लोग मेजर कर पाएंगे, तो वही है फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूनिट भी रहता है. एंड which either causes change in configuration. फोर्स एप्लीकेशन से किस चीज का डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज बोलते हैं. किसी चीज का डायमेंशन चेंज हो गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ का कुछ चेंज हो गया. जैसे फोर्स अप्लाई हुआ एक मेटल पीस के अंदर, इफ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ मेटल पीस, तो मेटल पीस का कुछ डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हुआ. कॉमा चेंज इन मोशन, मोशन का चेंज हुआ, जैसे वो कुछ एक्सेलरेटेड मोशन में था, फिर उसको रुकवा दिया हम लोग, रिटार्डेड कर दिया, या फिर वो नॉर्मली चल रहा था, यूनिफॉर्मली मोशन में चल रहा था, वी हैव अप्लाइड फोर्स टू एक्सेलरेट इट, और इट टेंड्स टू कॉज चेंज इन मोशन. ट्राई करता है, टेंड्स टू कॉज चेंज इन मोशन. तो और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, इस डायरेक्शन में चल रहा था तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो भी कर सकता है. So all these things are done by a physical quantity. That fellow is the force. It's the complete definition of force. Now you can see first thing, force, that is change in state of motion. So you can see somebody is pushing some block. So that means the block is initially at rest, and that boy or the man, they are basically pushing it and displacing it, so gives a motion. Okay. And then, like, if you see this thing, here, motion to rest. Suppose a block which has started from this position. So originally it is in motion. Now here you can see the block is get stopped because the force is applied from this direction. That means it bring back to rest. So that is also another uh, effect of force. Another also effect is there, tendency to cause the change in motion. Like suppose तुमसे बहुत भारी कुछ एक चीज है, तुम उसको धक्के देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पुश इट और पुल इट, कुछ भी कर रहे हो, बट यू कैनॉट मूव इट बाई इवन अ सिंगल मिलीमीटर. बट तुम्हारा तो कोशिश जारी है, सो इसका मतलब तो ये नहीं तुम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो. सो फोर्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उसका एकदम दिखे. तो कभी जैसे वाल को अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे
तो उसी में तुमको क्या है, यू आर बेसिकली टेंड टू चेंज द चेंज टू, मतलब टेंडेंसी टू कॉज चेंज इन मोशन, बट वो नहीं आ रहा है, लेकिन टेंडेंसी तो बन रहा है ना, टेंडेंसी तो बन रहा है ना। इसमें कंडीशन क्या होगा, अगर वॉल से भी ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करोगे वो टूट सकता है, गिर सकता है। तो टेंडेंसी तो जनरेट हो रहा है, फोर्स जब अप्लाई कर रहे हो तो वो भी एक फोर्स का काम है, इफेक्ट है। देन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला देखो, ये तुम्हारा मैट्रेस है, जो जो बहुत ही, जो इसका स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ना, जो इसमें है। तो देखो जैसे हाथ से हम लोग उसको दबा रहे हैं तो ऐसे दब रहा है, फिर वो मतलब दब रहा है, मतलब वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, फिर वो वापस आ रहा है। वापस जो आ रहा है तो उसको इलास्टिकनेस के लिए वो उसको छोड़ो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाथ से जो दबा रहा हूँ तो उसका चेंज आ रहा है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट वी कैन सी। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट एंड a body in motion continue to move with a uniform velocity until unless an external force is applied on it। मैं इस चीज को तुम लोगों को पहले भी बता चुका था कि मान लो तुम बैठे हो, अगर तुमको कुछ कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ, तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा है, मतलब नो इंटरनल फोर्स ऑल्सो, कि आज भी नहीं तुमको उससे उठने का, तो तुम उसमें बैठे ही रहोगे। और अगर तुम्हें फोर्सिबली कोई उठाए या फिर तुमको बुलाए, मतलब उसी से भी तो तुमको वो रेस्पॉन्स करना है। सो बाहर का इफेक्ट, मतलब बाहर का किस चीज से तुम अगर रेस्पॉन्स करोगे तो तुम मूव करोगे। या फिर कुछ चीज मोशन में है, चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, एक्सटर्नली फोर्स अगर अप्लाई नहीं हुआ तो वो चलता रहेगा। So this is the concept. A body at rest continue to remain at rest, and a body in motion continues to move with a uniform velocity until unless an external force, green line से उसमें मैं green मतलब उसका मार्किंग किया ग्रीन लेटर से, क्यों, वही है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो रेस्ट में जो है रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो उसी को कंटिन्यू करता रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। नाउ हियर इज द concept test for you. What is that thing? Like, calculate the net force acting on a car moving with a constant velocity of 30 kilometer per hour on a rough road. So I'm asking you, I'll take one or two answer. Can anybody answer it? I will take one answer. I'm asking you. Calculate the net force acting on a car moving with a constant velocity of 30 kilometer per hour on a rough road. I need to take the answer. कोई भी एक आंसर बताओ, तुम बता सकते हो, बताओ, कोई एक बताओ। क्या होगा? दिमाग में किसी का नहीं आ रहा है तो मैं इसको दिखा रहा हूं थोड़ा एक चीज के लिए। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी पहले देखो, पहला दिमाग में जो तुम्हारा टर्म आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, उसका मतलब नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कार इज जीरो। नाउ इनर्शिया, inertia, what is it? The property of opposition to change in state of motion। मतलब स्टेट ऑफ मोशन क्या है, जैसे रेस्ट से, रेस्ट एक स्टेट है और जो तुम्हारा मोशन एक स्टेट है।
तो चेंज मतलब रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट, इसको ही हम लोग चेंज बोलेंगे। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको जो अपोज कर रहा है, जो इसको बाधा दे रहा है, तो दैट इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया वही प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कि ये जो चेंजेस है ना, मतलब रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट, ये चेंजेस को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। तो इनर्शिया भी दो तरीके का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जनरली टू टाइप्स का होता है, रेस्ट एंड मोशन। मोशन के अंदर ही डायरेक्शन आता है, लेकिन इसमें मैं तीनों अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले देखो, पहला जो अगर हम लोग देखना चाहेंगे इस चीज को, एक सेकेंड, उसको यहां से प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसा करके बताऊं कि ये पहले ये मेरा बॉल था इधर, ठीक है, ये मेरा बॉल था। तो ये बॉल जो था पहले मूव नहीं कर रहा था, मतलब इसका वेलोसिटी जीरो था। तो फिर क्या करेंगे, इसको मूव करने का कोशिश करेंगे। इसको मूव करने, तो इनिशियली ये जो स्टेशनरी पोजीशन में था, रेस्ट में था, फिर उसको मूव करने का कोशिश करेंगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज नोन एज इनर्शिया। दैट इज नोन एज इनर्शिया। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे कि जैसे देखो, इसमें एक चीज है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, मतलब इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मास इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। तो उसका इनर क्वांटिटी ऑफ मास जो है वो इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। मतलब इनर्शिया, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। जैसे 10 kg वाला कुछ ऑब्जेक्ट है और 100 kg वाला कुछ ऑब्जेक्ट है, 100 kg का। सो व्हाट विल सी, देखो, mass is measure of inertia. So if this 10 kg is there and we are applying 10 newton of force on it and it get displaced, देखो डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस, डी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और मेरा 100 kg का, 100 kg का था, तो उसमें 100 न्यूटन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं देखूंगा सेम डी का ही हुआ। उसका मतलब क्या है, 10 kg जब था तब 10 न्यूटन का हमें देना पड़ा फोर्स, लेकिन जब 100 kg था तो 100 न्यूटन को देना पड़ा सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट सेम रहना है तो उसके लिए। तो उसका मतलब क्या है, 10 न्यूटन अगर मैं इसके लिए दूंगा, 100 न्यूटन नहीं, सिर्फ 10 न्यूटन दूंगा, तो ये सेम डिस्टेंस नहीं जाएगा, जितना डिस्टेंस इधर गया था जितना नहीं जाएगा, क्योंकि तब एक कम डिस्टेंस जाएगा। या फिर मैं 100, जो तुम्हारा इधर तुम देख रहे हो कि 100 kg का है, तो मैं अगर 200 न्यूटन का दे दूंगा, 200 न्यूटन का दे दूंगा फोर्स, तो ये जो डी था डी से ज्यादा जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। उसका मतलब क्या है, जितना मास है उतना 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 उसका इनर्शिया है। तो मास से ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो मतलब रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, इनर्शिया को अपोज कर सकते हैं। उसका मतलब जो कुल मिला के ये पहुंचा कि मान लो 10 kg का है, तो 10 kg को हमको डिस्प्लेस करना है, तो कम से कम 10 न्यूटन का तो चाहिए, नहीं तो वो सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जो दिखाया कि डी जो सेम डिस्प्लेसमेंट और इसके लिए भी डी है, सेम रखने के लिए 10 kg वाले को 10 न्यूटन से ही धक्का देना है और 100 kg को 100 न्यूटन से। अगर मेरे पास 200 kg का था, 200 kg का ब्लॉक रहेगा, तो उसको मैं 200 न्यूटन से ही धक्का दूंगा, तब जाके सेम डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। ये है उसका कॉन्सेप्ट। फिर एक चैलेंज, when a carpet is beaten with a stick dust comes out of it, explain। एक कारपेट को एक स्टिक से हम लोग उसको बीट करेंगे, कारपेट होता है ना घर में, उसको स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट जो है आ जाता है, क्यों? देखो हम लोग अगर सोचेंगे इनर्शिया के हिसाब से, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि बोथ कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल आर एट रेस्ट,
इनिशियल कंडीशन में, जब घर में नीचे फर्श में है कारपेट जो है, इनिशियली दोनों रेस्ट में है। फिर ये जो है केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। फिर हम लोग जब कारपेट को बीट कर रहे हैं तो कारपेट क्या है, मोशन में आ गया, लेकिन उसका डस्ट जो है फिर भी वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। तो कारपेट बीट कर रहे, कारपेट मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए दोनों अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है मतलब उस हिसाब से क्या है, हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट इन दैट वे वी कैन सेपरेट इट। हम लोग और भी एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। तुम लोग घर में इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, जरूर करोगे इसको, जरूर इसका एक्सपेरिमेंट करो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तुम घर में कर सकते हो और घर में करके मुझे एक वीडियो भेज सकते हो इसका। ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास, एक स्टील ग्लास ले लो, और एक चाहिए एक कार्डबोर्ड, ऐसा टाइप का कार्डबोर्ड ग्लास के ऊपर रखो, और ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक 1 रुपए या 2 रुपए का कॉइन रख दो, 1 रुपए या 2 रुपए का कॉइन रख दिया। अभी तुम हल्का सा इसको पुश करोगे ना, यहाँ से इसको हल्का सा पुश करोगे ना, आ, ऐसे करके, इफ यू पुश इन दैट वे, देन व्हाट विल, सो दिस विल कम ऑफ, ये बाहर आ जाएगा। एंड वो क्या होगा, ये अगर बाहर आ जाता है, देन दिस कॉइन, दिस कॉइन विल ड्रॉप इनसाइड द ग्लास। एक कॉइन ड्रॉप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली कार्डबोर्ड के ऊपर जो कॉइन था वो तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही था, लेकिन व्हेन यू अप्लाइड फोर्स इन दिस कार्डबोर्ड, बेसिकली इसको तुम इनर्शिया, मतलब उसका तो कॉइन का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, लेकिन ये मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, इसलिए ये कार्डबोर्ड बाहर चला गया, कॉइन नीचे गिर गया। So this is a great example which we can perform in home, that inertia of rest, that thing.